सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि एलपीयू में जैसे आपको पता है कि 10 प्रकार की सीएससी ऑफर की जा रही है ना। एक नॉर्मल सीएससी, सीएससी ऑनर्स, सीएससी विद कंपनी इंटीग्रेटेड, तो ऐसे करके टोटल 10 प्रकार की सीएससी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत बच्चों का डाउट आता है यार कि अब मैंने पहले इतनी मुश्किल से चूज़ किया कि मुझे कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए ना सीएससी, अब उसमें भी आगे 10 ऑप्शन है तो मैं कौन सी चूज़ करूँ, किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, किस में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, किस में सबसे ज़्यादा मतलब करनी चाहिए, या क्या रिकमेंडेशन है, क्या फ़र्क होता है ना, क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिले। तो ऐसे सब मन में आपके डाउट होंगे कि कौन सी सीएससी में चूज़ करूँ। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और उसके बाद आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं आपको समझा सकूँ सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो गाइस, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि सीएससी वर्सेस कौन सी ब्रांच आपको चूज़ करनी है एलपीयू में, सीएससी ऑनर्स चूज़ करूँ या कौन सी सीएससी चूज़ करूँ। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी अब ना बहुत सारे बच्चे आप किस में सीएससी ब्रांच में एडमिशन ले रहे होंगे, क्योंकि अभी यही ट्रेंड चल रहा है ना, यही भेड़ चाल चल रही है कि हमको सीएससी वाला एडमिशन लेना है। और ये बात सही भी है, गलत भी नहीं है कि सीएससी जो ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में, सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं जो सीएससी में अवेलेबल है, और जो फ्यूचर होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे होगा। तो ये सबसे सेफ़, अच्छी और ईजी ब्रांच है चूज़ करने के लिए। लेकिन अब जैसे वही है कि जैसे जिसमें जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी उसकी वैरायटीज़ बढ़ती हैं। तो अब ऐसी करके एक नई चीज़ शुरू हो चुकी है कि सीएससी में भी जो नई नई ब्रांचेज़ है वो अवेलेबल होगी है। पहले एक सिर्फ सीएससी होती थी, लेकिन अब नई नई ब्रांचेज़ अवेलेबल होगी हैं। जैसे कि ना मैं आपको दिखा दूँ, सीएससी में मतलब एलपीयू में ही सीएससी की 10 प्रकार की ब्रांचेज अवेलेबल है। जैसे एक नॉर्मल सीएससी है, सीएससी ऑनर्स में 3 प्रकार के ऑनर्स अवेलेबल है, उसके बाद वर्क इंटीग्रेटेड है, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। तो टोटल 10 प्रकार की जो सीएससी अवेलेबल है ना इसमें एलपीयू में। तो अब आप सबको डाउट होगा कि मैं कौन सी सीएससी चूज़ करूँ, है ना। वैसे तो आपने पहले ही बहुत मुश्किल से डिसाइड किया होगा कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज़ करनी है, आपको पहले ये नहीं पता होगा कि इन ब्रांचेस में क्या होता है। उसके ऊपर फिर आपके ऊपर ये डिसीजन आ गया हो कि अब मैं इनमें से कौन सी ब्रांचेस चूज़ करूँ, क्योंकि अब 10 ब्रांचेज है। अब मुझे सीएससी तो चूज़ कर दी, लेकिन अब 10 ब्रांचेस में से ऐसी कौन सी ब्रांच चूज़ करूँ जिसमें मुझे फ़ायदा मिले, है ना, जिसमें मतलब सबसे अच्छी हो। अब मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो अब सबसे बेस्ट ब्रांच ही चूज़ करूँगा, क्यों अब बाद में ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़े कि मैंने गलत ब्रांच चूज़ कर ली हो। तो ऐसे कुछ जवाब जो आपके मन में चल रहे होंगे, जो सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे ना। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि कौन सी सीएससी की कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, कैसी कैसी फैकल्टी होती है उनमें, है ना, सिलेबस होता है, कुछ फ़र्क होता है नॉर्मल सीएससी में, या उसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, है ना, कुछ प्लेसमेंट में फ़ायदा मिलेगा, यानी कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में, कौन सी मुझे चूज़ करनी चाहिए, नॉर्मल सीएससी चूज़ करूँ या क्या चूज़ करूँ, किस में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, किस में सबसे ज़्यादा पैकेज है। तो ये सारे पॉइंट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। तो हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके क्या सर्च करेंगे, गूगल जाके सर्च करेंगे एलपीयू सर्च करते हैं, एलपीयू की वेबसाइट पे जाएंगे। एलपीयू की वेबसाइट पे जाके हमको अपनी इंजीनियरिंग वाला पेज खोलना है, जिसमें कि हम सीएससी वाला पेज खोलेंगे। वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करोगे, एडमिशन पे क्लिक करते ही रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। रेगुलर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करते ही ना आपके सामने सारे ब्रांचेस खुल जाएंगे कि किस में आपको चूज़ करना है। हम यहाँ पे किस में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे। इंजीनियरिंग कौन सी करनी है, मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है। तो खोलती ही आपके सामने ना ये सारी ब्रांचेस खुल गई कि कितनी प्रकार की इंजीनियरिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10-11 प्रकार की इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं ना। 12वीं इंटरनेट से क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम ही हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल 11 प्रकार की जो सीएससी वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो जो आती है नॉर्मल सीएससी, है ना। तो अब मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल सीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नीचे आते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 60% आपके 10+2 में मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपके कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके 10+2 में सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उनमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको एलपीयू नेक्स्ट क्वालिफाई करना है। तो ये आपका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हाईएस्ट पैकेज कितना है, 62 लाख का, ये 5.7 का एवरेज पैकेज है ना। और 80K का वो है। तो इसमें फ़ीस कितनी है इसकी वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहीं पे 1,20,000 रुपये फ़ीस है इस कोर्स की। नॉर्मल सीएससी की 1,20,000 फ़ीस है ना। उसके बाद आपको करिकुलम देखना है, तो ये सारा करिकुलम दिया गया है। तो अब यहीं से आपको सारे पॉइंट डिस्कस करने, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सेकंड ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, थर्ड ईयर में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फोर्थ ईयर में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो ऑलरेडी आपको इन्होंने सब कुछ बता दिया कि कितनी आपकी फ़ीस है ना, कितनी प्लेसमेंट है और क्या है। तो अब जो अगला कोर्स आता है तो नॉर्मल सीएससी था। अगला कोर्स कौन सा हम देखेंगे, ऑनर्स का देखेंगे। 3 प्रकार के ऑनर्स में अवेलेबल है। उसके बाद आप नीचे आएंगे
तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कितने 70% मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, अगर आप ऑनर्स CSE में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 70% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और आपको LPU नेस्ट क्वालिफाई करना है। कितने 70%, 69% वाले को भी ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिलेगी। इसका भी हाईएस्ट पैकेज कितना है, 62 लाख ही है, 5.7 है। तो ये पॉइंट याद रखना कि इसका भी हाईएस्ट पैकेज 62 लाख ही और पहले वाले का 62 लाख था। तो यहाँ पे 70% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उसके बाद फीस कितनी है, फीस देख लो, फीस कितनी है, 1,90,000 है। पहले वाले की कितनी थी, 1,20,000 फीस थी। ऑनर्स की फ़ीस कितनी है, 1,90,000 रुपये। देख लिया ना। तो अभी उसके बाद अगला आ जाओ, अगला ऑनर्स का चलो आपको और भी दिखा देता हूँ ना। एक ये कॉम्पेटिया वाला देख लिया। अभी हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, गिग्स फॉर गिग्स का ऑनर प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, 70% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, LPU नेस्ट क्वालिफाई करना है। फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ीस भी देख लेते हैं। फीस इसकी 1,90,000 रुपये। इसका करिकुलम देख लेंगे, पहले वाले का करिकुलम दिखाना भूल गया, उसका भी आप करिकुलम देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या सब्जेक्ट पड़ेगा। अब ध्यान देना, जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है ना, वो चाहे ऑनर्स है चाहे कोई भी है, उसमें सब सेम है। सेकंड ईयर में थोड़े बहुत डिफरेंस आएंगे, वो सब मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं करिकुलम सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, तो आपको इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स बता रखे हैं कि आपको इस वाली ब्रांच में कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। गिग्स और गिग्स हो गया। उसके बाद चलो अभी हम इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव में आते हैं कि इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव वाला प्रोग्राम, जैसे ये फ्यूचर एनसीस के साथ देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव वाला प्रोग्राम लेना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, 65% मार्क्स चाहिए, है ना। 70% नहीं चाहिए, 65% मार्क्स चाहिए। LPU नेस्ट क्वालिफाई करना है। 65% मार्क्स चाहिए आपको 10+2 में। इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ीस देखते हैं। इसकी फ़ीस है 1,90,000 रुपये, ऑनर्स की फ़ीस के बराबर ही है। और इसका करिकुलम यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच का आपको करिकुलम नहीं पता लगेगा क्योंकि करिकुलम गिवन नहीं है। तो ऐसे ही करके आप जितनी भी CSE है ना, अब IBM वाली देख लेते हैं, बिग डेटा एनालिस्ट के साथ। इसकी कितनी है, अगर आप IBM के साथ कर रहे हैं कोलैबोरेटिव ये अपनी CSE, तो इसकी कितनी है, 60% की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 में, और आपके LPU नेस्ट क्लियर होना चाहिए। इसका करिकुलम गिवन है, करिकुलम दे सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इसका भी करिकुलम ज़्यादा गिवन नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के आपको गिवन है, ज़्यादा गिवन नहीं है। तो फीस स्ट्रक्चर आपका देख सकते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है, 1,50,000 रुपये फ़ीस है। तो IBM वाला मतलब जो इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव है, जैसे कि IBM के साथ है, गूगल क्लाउड के साथ है, इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितनी 60% है, और 10+2 में, और LPU नेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। करिकुलम इन सब का ज़्यादा गिवन नहीं है। तो ये चलो, इसका तो गिवन है गूगल क्लाउड वाले का। ये भी देखो कि फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट सारे सेम है, सेकेंड ईयर में भी ऑलमोस्ट सारे सेम है, 1-2 सब्जेक्ट का फ़र्क है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो इसका आपको गिवन है सारा। इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ीस भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी फ़ीस कितनी है, 1,50,000 रुपये फ़ीस है। करिकुलम आपको बता दिया। तो अब जो पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं कि अब सुनना, ध्यान से सुनने वाली बातें जो आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको नॉर्मल CSE करनी है तो नॉर्मल CSE के लिए 60% आपके 10+2 में 60% होने चाहिए, और LPU नेस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑनर्स का प्रोग्राम ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपकी 70% 10+2 में मार्क्स होने चाहिए और LPU नेस्ट क्लियर होना चाहिए। इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव करते हैं तो उसमें अगर गूगल क्लाउड के साथ कर रहे हैं तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और आपका LPU नेस्ट क्लियर होना चाहिए। उसके IBM के साथ कर रहे हैं तो 65% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और आपको LPU नेस्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी। फीस मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल CSE की फ़ीस कितनी है, 1,20,000 है। ऑनर्स की फ़ीस कितनी है, 1,90,000 है। और IBM और गूगल क्लाउड की फ़ीस कितनी है, 1,50,000 रुपये फ़ीस है। तो अब जो फ़र्क आता है कि यार मैंने नॉर्मल जैसे CSE चूज़ करी, इनमें क्या फ़र्क होगा ना, नॉर्मल CSE में टीचर्स क्या बुरे होंगे, CSE ऑनर्स में ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगर आप बात कर रहे हो नॉर्मल CSE और CSE ऑनर्स की, तो सेम फैकल्टी होगी, फैकल्टी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ 2-4 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है करिकुलम में। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो अब दोबारा ऊपर जाएंगे, जैसे है ना यहाँ पे, तो आप नॉर्मल CSE पे आ जाएंगे। नॉर्मल CSE पे क्लिक करते ही नॉर्मल CSE के पेज पे आएंगे। नॉर्मल CSE के पेज पे आते ही आपको करिकुलम के पेज पे आना है। तो करिकुलम के पेज पे आते हो ना, आपको देखना है कि फर्स्ट ईयर में कौन सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा, उसके बाद सेकंड ईयर के आप सब्जेक्ट्स देखेंगे सारे, है ना, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स देखेंगे सारे, और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स देखेंगे। ये सारे खोल के आप दूसरे टैब में अपने खोल सकते हैं कुछ भी। तो उसके बाद जाएंगे ऊपर। अब मैं ऑनर्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ कि चलो इसके कंपेरेटिव के साथ मैं ऑनर्स प्रोग्राम करना चाहता हूँ, इसकी 70% है, तो इसके करिकुलम के ऊपर जाऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट है ना, BE नॉर्मल सब्जेक्ट सारे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। सेकंड सेमेस्टर में हाँ, हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम है, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट्स का फ़र्क आ जाता है कि जो हमको एक्स्ट्रा सिखाए जाते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो वहाँ पे वो बाद में सिखाया जाता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये जो 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ इन 2-1 सब्जेक्ट्स की वजह से जो करिकुलम में फ़र्क आता है ना, तो 2 फैकल्टी है, तो आपको बता दें करिकुलम में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो अब जो फैकल्टी है क्या वो मतलब कि
कुछ ज़्यादा स्किल्ड होती है ऑनर्स के लिए, नहीं। फैकल्टी चाहे वो नॉर्मल सीएसई में आ रही है, चाहे वो सीएसई ऑनर्स में पढ़ाने आ रही है, फैकल्टी बिल्कुल सेम होगी, फैकल्टी दोनों में बराबर स्किल्ड होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सीएसई ऑनर्स के लिए अलग फैकल्टी आती है, तो फैकल्टी सेम रहेगी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उसके बाद सिलेबस का फ़र्क आता है। हाँ, सिलेबस का फ़र्क आता है। जो नॉर्मल सीएसई वाला बच्चा होता है उसको सिर्फ नॉर्मल सीएसई के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, जो नॉर्मल सी, जैसे कि सी पढ़ा दी, C++, जावा, पाइथन, DBMS, SQL, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो ये सारे जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको सिर्फ यही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा ऑनर्स का प्रोग्राम करता है, जैसे आप सपोज करिए कि IoT में ऑनर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, या बिग डेटा में कर रहे हैं, या AI/ML में ऑनर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको AI/ML के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो AI/ML में यूज़ होते हैं, जैसे कि डेटा मॉडल्स है ना, जो AI/ML में यूज़ होते हैं, जो कैलकुलस यूज़ होता है, तो वो सारा जो AI/ML में चीज़ें यूज़ होती है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं जो एक नॉर्मल CSE वाले बच्चे को नहीं पढ़ाए जाते। तो ये हो गया कि आपको कुछ मतलब क्या फ़र्क होता है सिलेबस वगैरह में। तो एक दो सब्जेक्ट्स का फ़र्क होता है। 90% जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे, चाहे वो CSE है, चाहे CSE ऑनर्स है, चाहे इंटीग्रेटेड है, सब में सब्जेक्ट सेम होंगे। जो नॉर्मल कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सबको ही पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो नॉर्मल CSE वाले या आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो ब्रांच वाइज डिवाइडेड है। मतलब जैसे IoT की बात करें तो IoT में कुछ सब्जेक्ट होते हैं IoT है ना, मतलब बेस्ड होते हैं, जो जैसे एम्बेडेड IoT प्रोग्रामिंग है, एम्बेडेड प्रोग्राम, तो ये नॉर्मल CSE वाले को नहीं पढ़ाए जाते। ये सिर्फ किसको पढ़ाए जाएंगे, जो IoT कर रहा है। AI/ML में डेटा मॉडल्स, AI/ML के बारे में, मशीन लर्निंग मॉडल्स है ना, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, इन सब के बारे में, इन सब की लैब्स है जो कराई जाएंगी, वो किसको कराई जाएंगी, जो इसमें मतलब ऑनर्स कर रहा होगा, मतलब जो उस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन के साथ कर रहा होगा, तो उसको पढ़ाए जाएंगे। तो ये सब सिलेबस का फ़र्क होता है। अब बात आती है कुछ बेनिफिट होगा, तो अगर आप बात करो ना, क्लियरली आपको बता रहा हूँ, CSE ऑनर्स लो चाहे CSE लो, मतलब CSE ऑनर्स लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। प्लेसमेंट जो होगी सबकी सेम होगी, चाहे वो इन 10 में से कोई भी ब्रांच ले ले, चाहे वो CSE नॉर्मल ले ले, चाहे CSE ये ऑनर्स ले ले, चाहे इंडस्ट्री कोलैबोरेट ले ले, जो इनकी जो प्लेसमेंट है वो सबकी सेम होगी। सबके लिए सेम ही कंपनीज आएंगी जिनमें सबकी सेम प्लेसमेंट होगी। जैसे 500 कंपनीज आ रही है ना CSE प्लेसमेंट के लिए, उनमें 500 में से ये सभी बच्चे बैठेंगे, चाहे वो किसी भी CSE ब्रांच से हो, चाहे वो नॉर्मल CSE हो, चाहे उसमें हो, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मुझे क्या प्रेफरेंस मिलेगी? अब मैंने CSE ऑनर्स के लिए तो क्या मुझे प्रेफरेंस मिलेगी? नहीं। आपको अगर आप फ्रेशर है ना, तो आपके फ्रेशर के बेस के ऊपर आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी उसके ऊपर कि हाँ मैंने ये ब्रांच किया तो मुझे इसमें नहीं, ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो बस ये होगा कि अब डिफरेंस क्या आएगा। तो अगर मैं CSE ऑनर्स करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। अब जैसे सपोज करिए ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने सेकंड ईयर में, मैंने किस में CSE किया है, मैंने CSE की है IoT में। तो अब देखो ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था अपने सेकंड ईयर में, जब हमको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए गया था। तो जो नॉर्मल CSE के बच्चे होते हैं वो नॉर्मल क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट के ऊपर या कुछ प्रोग्रामिंग बेस्ड। तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया था मैंने होम ऑटोमेशन के ऊपर बनाया था। जैसे कि आपको मैंने डेमो भी दिखाई कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और लाइट्स ऑन हो जा रही है, तो ये होम ऑटोमेशन की डेमो, तो ये मैंने अपने सेकंड ईयर में बनाया था। तो यार ये बेनिफिट होता है अगर आप कोई ऑनर्स का प्रोग्राम लेते हैं कि आपको ये नॉलेज जो ये प्रोजेक्ट था ना अपने सेकंड ईयर में, अपने 4th ईयर तक भी कोई CSE का बच्चा नहीं बना पा रहा था। 90% बच्चे नहीं बना रहे थे। 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल CSE में होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, जो IoT के बारे में पढ़ रहे थे है ना, उनमें वो बना सकते थे। लेकिन 90% बच्चे ऐसे थे जो ये नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ऑनर्स की प्रोग्राम मेरी क्लास में जितने बच्चे थे, ये प्रोजेक्ट उनमें से कोई भी बना सकता था। क्यों? क्योंकि ये हमारी करिकुलम का पार्ट था, हम पढ़ रहे थे, ना चाहते हुए भी हमको ये पढ़ना पड़ता था। तो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नॉलेज फिट बैठ जाती थी, हमको नॉलेज आ जाती थी, जिससे कि मैंने अपने सेकंड ईयर में ये प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद भी मैंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अगर आप मेरे ये वाले चैनल पे जाओगे तो ये चैनल के ऊपर आपको मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे होम मेड वाटर अलार्म सिस्टम, तो आपको बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं IoT बेस्ड स्मार्ट मेडिसिन बॉक्स, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको मेरे चैनल के ऊपर जानने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम करते हैं तो हाँ उसका बेनिफिट तो है, उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन प्लेसमेंट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात आती है कि मुझे कौन सा CSE का प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए। देखो अगर आपका मतलब हाथ तंग है, मतलब आपके जेब पैसे कम है आपके पास, तो नॉर्मल CSE चूज़ करो, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नुकसान नहीं होगा नॉर्मल CSE चूज़ करने का। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आपको इंटरेस्ट है किसी और ब्रांच में, जैसे आपको स्पेशलाइजेशन ब्रांच में इंटरेस्ट है, जैसे आपको AI/ML में इंटरेस्ट है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि वो आपके करिकुलम का पार्ट बन जाएगा, जिससे क्या होगा आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज आती जाएगी। जब हम कोई चीज़ 4 साल पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में हमको इतनी नॉलेज आ जाती है जो एक नॉर्मल CSE वाले के पास नहीं होगी। तो ये पॉइंट का फ़ायदा हमको तब मिलेगा जब हम किसी रोल बेस्ड उसमें जा रहे हैं, जैसे AI/ML, जैसे कोई बोल रहा है मुझे डेटा साइंटिस्ट चाहिए या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उसमें जो आपकी ऑनर्स की डिग्री है काम आएगी, लेकिन वो फ्रेशर लेवल पे काम आएगी, बिल्कुल काम नहीं आएगी। ये कब काम आएगी हमारी डिग्री? जब 3 से 4 साल आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। उसके बाद अगर ऐसी कोई जॉब ओपनिंग होती है ना, डेटा साइंटिस्ट इंजीनियरिंग या मशीन लर्निंग, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस
प्रेफरेंस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, है ना, तो वैसे ही आप जीत जाएंगे। उसके बाद आपके पास डिग्री भी है प्रूफ करने के लिए कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया और मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा तो फ्यूचर में। तो अब मैं क्लियर बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट में कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा सिर्फ आपकी नॉलेज में, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नॉर्मल ये CSE ऑनर्स चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये प्लेसमेंट में शुरू में आना कि किसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है ना यार वो नॉर्मल CSE वाला बच्चा भी ले सकता है, किसी ब्रांच का भी ले सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस मैंने तो ऑलरेडी आपको सब कुछ सारे पॉइंट्स बता दिए, कुछ ऐसा पॉइंट बचा नहीं है। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगा हो कि मैंने मिस कर दिया, ये भी डिस्कस करना चाहिए था, तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। प्लेसमेंट में मैंने बता दिया कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट्स। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसी चीज़ें नई जानने के लिए आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहेंगी। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।